हम में से ज्यादातर लोगों का यह सपना होता है कि हमारे पास कोई ना कोई ऐसी प्रॉपर्टी हो जिससे हमें हर महीने किराया मिलता रहे और घर में पैसिव इनकम आती रहे, पैसे की जो तंगी है वो थोड़ी कम हो जाए। तो जिन लोगों के पास इस तरह की प्रॉपर्टी होती है जिससे किराया आता रहता है, उससे लाइफ आसान हो जाती है। लेकिन हमारे पास ऐसी प्रॉपर्टी नहीं हो पाती। क्यों? कई सारे कारण हैं। पहला कि प्रॉपर्टी मिलती बहुत महंगी है, कई लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट लगता है अगर हमको कोई दुकान खरीदनी है, कोई जमीन खरीदनी है। इसके अलावा हमको ये झंझट अपने सर नहीं चाहिए होता है कि किराएदार ढूंढो, अगर उसको हटाना है तो कोई कानूनी झंझट ना हो, वो निकल जाए, उस दुकान का प्रॉपर्टी का मेंटेनेंस का झंझट। इसके अलावा सिर्फ कुछ ही ऐसी प्रॉपर्टीज होती हैं जो शहर के एकदम प्राइम लोकेशन में होती है जहां रेंट अच्छा मिलता है। तो सही प्रॉपर्टी सिलेक्ट करना भी मुश्किल होता है, जिन कारणों से या तो हमारे पास फंड्स हैं ही नहीं, और अगर हैं तो ये सब हम झंझट करना नहीं चाहते, जिस कारण हम रेंटल इनकम के लिए प्रॉपर्टी नहीं खरीदते। तो ये सारी मुश्किलों से आपको आजादी दिला सकता है रीट्स, जिससे कि आप प्रॉपर्टी से रेंटल इनकम कमा सकते हैं। अगर आपके पास केवल 50,000 रुपए हैं तो भी लाखों करोड़ों के इन्वेस्टमेंट की जरूरत ही नहीं। तो आज इस वीडियो में हम समझने वाले हैं कि रीट्स क्या होता है, क्या इसके बेनिफिट्स हैं, कैसे आप निवेश कर सकते हैं और ये कितना सेफ है। अब रीट्स क्या होती है, इसको कंसेप्चुअली समझते हैं। आज बहुत ज्यादा टेक्निकलिटीज पे नहीं जाएंगे, कंसेप्ट समझाने पे फोकस होगा, टेक्निकल डिटेल्स किसी और वीडियो में। तो रीट्स को समझने के लिए हम म्यूचुअल फंड का एग्जांपल लेते हैं। आप और हम ज्यादातर लोग म्यूचुअल फंड्स में क्यों निवेश करते हैं? दो कारणों से। पहला कि हमको थोड़े से पैसों में डाइवर्सिफिकेशन मिल जाता है, और दूसरा हमको खुद रिसर्च नहीं करना पड़ता। तो बेसिकली म्यूचुअल फंड क्या करता है, बहुत सारे लोगों से 500 हजार रुपए इकट्ठा करके एक एक्सपर्ट फंड मैनेजर होता है जो उस म्यूचुअल फंड में होता है, और वो हमारे लिए अच्छे शेयर्स में पैसा लगाता है। फिर उस इन्वेस्टमेंट से जो भी ग्रोथ होती है उससे हमारे यूनिट्स का प्राइस बढ़ता है और हम उस यूनिट को बेच के पैसा कमा सकते हैं। तो बेसिकली हम स्टॉक मार्केट में सीधा निवेश ना करके एक एक्सपर्ट को बोलते हैं कि ये लो, हम 100 लोग हैं, हमारा पैसा आप रखो और इसको आप मैनेज करो। बेसिकली वही है रीट्स भी, जिसमें हम क्या कर रहे हैं, अगर हमको मान लीजिए बहुत प्राइम लोकेशन पे जमीन चाहिए, दिल्ली का चाणक्यपुरी हो या मुंबई का बीकेसी हो, यहां 5-5, 10-10 करोड़ रुपयों से तो प्रॉपर्टी की कीमत शुरू होती है। तो हम में से ज्यादातर लोग तो वो प्रॉपर्टी खरीद नहीं सकते। तो इसका क्या तरीका है? रीट्स, कि हजारों लोग मिले, सबने 50-50 हजार रुपए जमा किए, उस पैसे को 50-50 हजार रुपए को जमा करके एक ट्रस्ट बनाया। उस ट्रस्ट के चेयरपर्सन या मैनेजर कुछ एक्सपर्ट्स हैं, रियल एस्टेट एक्सपर्ट्स, और उनको बोला कि ये रहा सारा पैसा, ये रहे 10 करोड़ रुपए। अब आप इन 10 करोड़ रुपयों से एक अच्छी बिल्डिंग खरीदो, एक अच्छा कमर्शियल ऑफिस खरीदो बीकेसी में, उसको रेंट पे चढ़ाने के लिए आप ढूंढो कि कौन किराएदार है, उस प्रॉपर्टी की मेंटेनेंस का ध्यान आप रखो, कोई लीगल पचड़ा है तो आप जानो। जो रेंटल कमाई हो रही है वो हमको चाहिए, कुछ 1-2% उस रेंटल में से आप अपनी फीस रख लो ये कमाई की। तो बेसिकली हजारों लोग मिलके एक ट्रस्ट बना के महंगी महंगी प्रॉपर्टीज में निवेश करते हैं और उससे रेंटल इनकम कमाते हैं। इसको कहते हैं रीट्स या रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट। और अब हम रीट्स के थोड़े एडवांटेजेस डिस्कस करते हैं, जिससे ना सिर्फ आपको पता चलेगा इसमें क्या अच्छा है, बल्कि आपको यह भी पता चलेगा कि एग्जैक्टली क्या टर्म्स एंड कंडीशंस रीट्स में होती हैं, आपको किन बातों का ध्यान रखना है। तो हम इसको कंपेयर करेंगे सीधा कोई प्रॉपर्टी डायरेक्ट खरीदने में, कि मेरे पास 20 लाख रुपए थे, मैंने डायरेक्टली उससे प्रॉपर्टी खरीद ली, वर्सेस उस 20 लाख रुपए को मैं किसी रीट में निवेश कर रहा हूं। क्या एडवांटेज डिसएडवांटेज है इन दोनों के कंपैरिजन में? तो पहली चीज कि मैं रीट्स के जरिए देश की महंगी से महंगी प्रॉपर्टी में हिस्सेदारी खरीद सकता हूं, क्योंकि मैं चाहूं तो एक यूनिट लेकर भी बीकेसी में, जो शायद देश की सबसे महंगी प्रॉपर्टीज में से एक है, मेरा एक छोटा सा हिस्सा आ गया। अगर मैं डायरेक्टली कुछ खरीदने जाता सीधा जमीन और मेरे पास 20 लाख रुपए हैं, तो मैं शायद मुंबई में एक छोटा सा फ्लैट ही खरीद पाता, वो भी कहीं आउटर वाली जगह में। वर्सेस अगर मैंने 20 लाख रुपए किसी रीट में डाल दिए तो मुझे मुंबई में प्राइम लैंड में हिस्सेदारी मिल गई, प्राइम प्रॉपर्टी में हिस्सेदारी मिल गई। ये है सबसे बड़ा एडवांटेज। दूसरा एडवांटेज, अगर मेरे पास 20 लाख रुपए हैं तो शायद मैं उससे एक जमीन खरीद पाऊंगा, 2 खरीद पाऊंगा, लेकिन अगर मैं उसको रीट में डाल रहा हूं
तो क्योंकि उस रीट के पास हो सकता है 10 प्रॉपर्टीज हो, 20 हो, तो मुझे डाइवर्सिफिकेशन भी मिल गया। मेरा कुछ पैसा बैंगलोर के रियल एस्टेट में लगा है, कुछ पैसा मुंबई के रियल एस्टेट में लगा है, कुछ पैसा दिल्ली के रियल एस्टेट में लगा है, तो मुझे डाइवर्सिफिकेशन भी मिल गया। इसके अलावा तीसरी चीज, अगर मैं खुद प्रॉपर्टी खरीदने जाता हूं तो रजिस्ट्री का झंझट, ब्रोकर का झंझट, सिलेक्ट करना सही प्रॉपर्टी, और मैं सही प्रॉपर्टी सिलेक्ट कर रहा हूं कि नहीं, इस पे डिपेंड करेगा कि उस प्रॉपर्टी से मेरे को सही रेंटल इनकम आती है कि नहीं, या उस जमीन का दाम बाद में बढ़ के मुझे कैपिटल एप्रिसिएशन आता है कि नहीं। तो बहुत सारे इसमें फैक्टर्स आ जाते हैं। लेकिन रीट में ये सारे डिसीजंस, कौन सी प्रॉपर्टी लेनी है, किसको किराए पे देना है, रजिस्ट्री या कोई और कानूनी पचड़ा है तो उसके लिए उनके पास एक्सपर्ट लॉयर्स की टीम होती है, वो सब कुछ रीट का जो ट्रस्ट है वो मेरे बिहाफ पे मैनेज कर रहा है। तो मेरे को ये सारे झंझट खुद नहीं करने, वो एक प्रोफेशनल हैंडल कर रहा है। इसके अलावा मैं खुद प्रॉपर्टी ले रहा हूं तो रेगुलर मेंटेनेंस, किराएदार मुझे बार बार फोन करेगा कि ये प्रॉब्लम आ गया, वो प्रॉब्लम आ गया। रीट्स में सब कुछ ट्रस्ट जाने कि वो प्रॉपर्टी ठीक से मेंटेन हो रही है कि नहीं। तो मैं सिर्फ इन्वेस्ट कर रहा हूं रियल एस्टेट में, लेकिन इन्वेस्ट करने से रिलेटेड सारे जो झंझट होते हैं वो मेरे सर नहीं आएंगे। तो ये भी बहुत बड़ा एडवांटेज है डायरेक्ट प्रॉपर्टी खरीदने के मुकाबले। अगर मैं रीट ले रहा हूं तो रीट पे कुछ सारे रेगुलेशंस हैं जो सरकार ने लगाए हुए हैं। जैसे पहला रेगुलेशन ये कि 80% जो इन्वेस्टमेंट है किसी रीट का, जैसे मान लीजिए टोटल मिला के रीट ने 500 करोड़ रुपए इकट्ठे किए कई लोगों में से, तो उसका 80% यानी कम से कम 400 करोड़ रुपीस उनको कमर्शियल रियल एस्टेट में लगाना है, यानी होटल्स, मॉल्स और इस तरीके के शॉप्स जहां रेंट अच्छा मिले। तो 80% पैसा उनको रेडीमेड, जो प्रॉपर्टीज ऑलरेडी बन चुकी है, अंडर कंस्ट्रक्शन भी नहीं, जो बन चुकी है जिससे रेंट आ रहा है, ऐसी प्रॉपर्टीज उनको खरीदनी है। तो इससे एक जरूरी चीज होती है कि कई बार हम कई कंपनियां, रियल एस्टेट कंपनियों का अगर हम शेयर लेते हैं तो वो इसलिए डूब जाता है कि वो अंडर कंस्ट्रक्शन कोई बड़ा प्रोजेक्ट कर रहे थे, अब वो प्रोजेक्ट कंप्लीट होना था 2 साल में, 10 साल तक वो प्रोजेक्ट कंप्लीट ही नहीं हुआ, कंपनी भी डूब गई, शेयर भी डूब गया। लेकिन क्योंकि रीट्स 80% मिनिमम अपना पैसा ऑलरेडी रेडीमेड कमर्शियल प्रोजेक्ट्स में लगाती है, तो वो बिल्डिंग बनी ही नहीं या उसमें कोई कानूनी अड़चन आ गई, एनओसी नहीं मिला, ये सारी प्रॉब्लम्स खत्म हो जाती है। तो ये ज्यादा सेफर है क्योंकि रेडीमेड रेंट जो प्रॉपर्टी से ऑलरेडी आ रहा है वहां मेरा पैसा लग रहा है। सेकंड चीज, हो सकता है अगर मैं शेयर खरीदूं तो कंपनी को प्रॉफिट तो हो रहा है, लेकिन वो उस प्रॉफिट को री इन्वेस्ट करती जा रही है और मुझे रेगुलर रिटर्न नहीं मिल रहा, और जहां उस कंपनी ने री इन्वेस्ट किया वो प्रोजेक्ट डूब गया, तो आज तक जो कमाया था सब पानी हो गया। तो रीट्स में एक डिफरेंस और है कि क्योंकि ये एक तरीके से आपको रेंटल इनकम दिलाने के लिए है कि आप रियल एस्टेट में पैसा लगाओ और उससे आपको रेगुलर किराया आता रहे, इसीलिए ये भी एक नियम है कि कंपनी की जो टोटल नेट इनकम है, यानी उसके खर्चे वर्चों के बाद जो भी उस ट्रस्ट के पास, कंपनी नहीं कहना चाहिए, ट्रस्ट के पास जो भी एक्स्ट्रा पैसा बच रहा है सारे खर्चों के बाद, उसमें से जो 90% है, 90% वो उसको आप सब लोगों को बांटना है, अपने यूनिट होल्डर्स को बांटना है। यानी आपको साल में 2 बार कम से कम ये रेंटल इनकम जो है वो आपके बैंक अकाउंट में आती रहेगी। तो रियल एस्टेट कंपनी हार्डली कभी डिविडेंड देगी, 1%, 1.5% का डिविडेंड देगी, चाहेगी तो नहीं देगी, उस पर कोई कंपल्शन नहीं है। लेकिन रीट्स पे, उस ट्रस्ट पे ये कंपल्शन है कि जो भी उसके पास पैसा आ रहा है खर्चों के बाद, उसका 90% वो आपको दे ही दे, साल में 2 बार उसको कम से कम ऐसा करना ही है। तो आप जानते हैं कि आपकी कमाई कैसे होगी, किन किन तरीकों से। एक तरीका तो जैसा मैंने आपको बताया कि किराए का हिस्सा आपको डिविडेंड के रूप में मिलेगा, यानी पहला हो गया डिविडेंड इनकम। ये आपको कितना एक्सपेक्ट करना चाहिए, बहुत ज्यादा वेरी करता है, मैं कोई फिक्स्ड फिगर नहीं दे पाऊंगा क्योंकि रीट्स का कंसेप्ट अभी भारत में काफी नया भी है, लेकिन रीजनेबली आपको 5%, 6% के आसपास उम्मीद करनी चाहिए। ये ज्यादा भी हो सकता है क्योंकि कंपनीज ऐसा क्लेम करती हैं कि लॉन्ग रन में 7% के आसपास भी मिलेगा, लेकिन 5-6% की डिविडेंड इनकम आपको एक्सपेक्ट करनी चाहिए। अब ये तो हुआ वो जो किराया आपके पास आ रहा है, लेकिन प्रॉपर्टी में दूसरा कौन सा गेन होता है, कैपिटल एप्रिसिएशन, कि जमीन का ही दाम बढ़ गया। तो अगर जमीन का दाम बढ़ेगा तो क्या होगा, उसकी वैल्यू आपके यूनिट की वैल्यू को बढ़ा देगी। अगर पहले जमीन थी 100 रुपए की और वो 150 की हो गई, तो आपका जो एक यूनिट का दाम 10 रुपए का है, उसकी वैल्यू भी 15 रुपए हो जाएगी। तो जैसे जैसे प्रॉपर्टी का दाम बढ़ेगा, आपके यूनिट का दाम भी बढ़ेगा। तो जब हम प्रॉपर्टी ऐसे में बेचते हैं, अगर हमने कई साल पहले प्रॉपर्टी लाख रुपए की ली थी, आज वो 2 लाख की हो गई और आप उसको बेचते हैं, तो आपका 1 लाख का फायदा हो जाएगा। उसी तरीके से अगर प्रॉपर्टी जो उस ट्रस्ट ने खरीदी है उसका दाम बढ़ा तो आपके यूनिट का दाम बढ़ गया और आप उस यूनिट को बेचेंगे तो आपको वो बेनिफिट भी मिलेगा। और ये कितना एक्सपेक्ट करना चाहिए, कैपिटल एप्रिसिएशन, तो ऑन एन एवरेज
आपको 5-6% का कैपिटल एप्रिसिएशन भी आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि होगा। प्रॉपर्टी का दाम ऑन एन एवरेज 5-6% इन्फ्लेशन के बराबर तो बढ़ना ही चाहिए। ऐसा नहीं होता कि प्रॉपर्टी में एप्रिसिएशन इन्फ्लेशन से भी कम हो जाए इन द लॉन्ग रन। 1 साल 2 साल 3 साल में ऐसा हो सकता है, लॉन्ग रन में ऐसा नहीं होगा। तो 5-6% की डिविडेंड इनकम, 5-6% की कैपिटल एप्रिसिएशन, यानी 10 से 12% के आसपास का ग्रोथ आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा एक तीसरी अपॉर्चुनिटी भी आ सकती है, वो है मार्केट आर्बिट्राज की। जैसे कई बार क्या होता है, जब कोविड भारत में आना शुरू हुआ तो मार्केट में पैनिक था। लोगों को लग रहा था कि ये तो लॉकडाउन अनाउंस हो गया है, तो अब रियल एस्टेट का क्या होगा। तो ऐसे में डर के, या फ्यूचर में ये रीट अच्छा नहीं कर पाएगी, फ्यूचर में वो रीट में से लोग चले जाएंगे, वो प्रॉपर्टी किराए पे नहीं दे पाएगी, ये सब सोच के मार्केट में एक यूनिट का दाम जरूरत से ज्यादा गिर जाता है। तो अगर आप उस समय उस यूनिट को खरीद रहे हैं तो आपके लिए ये आर्बिट्राज अपॉर्चुनिटी भी है कि एक यूनिट का दाम था 300, लेकिन लोगों में टेम्पररी पैनिक आ गया और सबने अपने यूनिट बेचने लग गए, जिसके कारण वो यूनिट आपको 200 रुपए में मिल गया। तो वो भी एक अपॉर्चुनिटी है। हालांकि इसको प्ले करने के लिए आपको रियल एस्टेट की समझ होनी चाहिए, लेकिन ये एक चांस होता है। तो डिविडेंड इनकम डेफिनेटली आपको मिलेगी, कैपिटल एप्रिसिएशन इन द लॉन्ग रन मोस्ट प्रोबेबली आपको मिलेगा, और मार्केट आर्बिट्राज भी हो सकता है आपको मिले अगर आप साइकिल ठीक से प्ले करें। इसका एक दूसरा तरीका भी ये हो सकता है कि ठीक है, आप सस्ते में खरीद तो नहीं पाए, लेकिन ये जो कंपनियां हैं, रीट्स जो हैं, इनको अपनी एनुअल रिपोर्ट में एक यूनिट का फेयर प्राइस डिस्क्लोज करना होता है। आप बुक वैल्यू को भी फेयर प्राइस मान सकते हैं। तो कई बार ऐसा भी होता है, जैसे एम्बेसी रीट के केस में ऐसा हुआ था कि उनकी फेयर वैल्यू थी एक यूनिट की 360 के आसपास, 360 के आसपास, लेकिन एक यूनिट का दाम थोड़े समय के लिए 500 के भी ऊपर चला गया था। तो वो अच्छा टाइम है कि आपको एक ऐसा प्रॉपर्टी का टुकड़ा जिसकी वैल्यू 360 है, उसके बदले 500 रुपीज मिल रहे हैं। तो ये भी एक अच्छी आर्बिट्राज अपॉर्चुनिटी थी। इससे आपके गेन्स और ज्यादा बढ़ सकते हैं। तो ओवरऑल मिला के देखा जाए तो एफडी से काफी अच्छे रिटर्न्स आपको मिलते हैं। रियल एस्टेट में जितने रिटर्न्स मिलते हैं उतने रिटर्न्स आपको मिल रहे हैं, लेकिन अगर आप खुद प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं तो उसके साथ जो झंझट होते हैं मैनेज करने के, वो सरदर्दी बिल्कुल नहीं है। आपको कौन सी रीट में निवेश करना चाहिए, जैसा मैंने बताया अभी बहुत सारे ऑप्शंस नहीं है, लेकिन आने वाले हैं। लेकिन फिर भी अगर आपको चूज करना है तो आप कैसे चूज करेंगे? बिल्कुल वैसे ही जैसे आप प्रॉपर्टी चूज करेंगे। कौन सी रीट के पास अच्छी अच्छी प्रॉपर्टीज हैं। अगर आप खुद पैसा लगा रहे होते, आपके पास करोड़ों रुपए होते, तो आप दिल्ली में कोई प्रॉपर्टी खरीदते, बैंगलोर में खरीदते कि मुंबई में खरीदते? तो जो जमीन, अगर आपके पास हजारों करोड़ रुपए होते तो आप खरीदते जो जमीन। आप इन कंपनियों का पोर्टफोलियो देखिए और देखिए किसके पास वैसी जमीनें हैं, तो वो आपको चूज करना चाहिए। एक और अच्छा तरीका ये है कि क्योंकि ये कंपनियों पे ये मजबूरी है कि ये ऐसी प्रॉपर्टीज लें जो रेडीमेड है, जिनसे ऑलरेडी रेंट आ रहा है, अपना 80% पैसा वहां लगाएं। तो आपको ये देखना है कि ये जो प्रॉपर्टीज इनके पास हैं उसमें ऑक्यूपेंसी लेवल कितना है। यानी हो सकता है एक ऐसा बिल्डिंग है जिसमें 500 ऑफिसेज हैं, लेकिन उसमें से केवल 250 ही भरे हैं, 250 खाली हैं। तो ये खतरे की घंटी है कि इन्होंने इन्वेस्टमेंट तो कर दिया, एक प्रॉपर्टी तो खरीद ली जिसके अंदर 500 ऑफिसेज थे उस बिल्डिंग में, लेकिन भरे 250 ही है, यानी इन्होंने लोकेशन अच्छे से नहीं चुनी। तो मैं उस रीट को अवॉइड करूंगा। इसके अलावा आप पोर्टफोलियो ऑफ इन्वेस्टर्स भी देख सकते हो कि किन इन्वेस्टर्स ने इस रीट में इन्वेस्ट किया है, इस रीट का प्रमोटर कौन है, क्या कोई अच्छा रियल एस्टेट डेवलपर है, इसके अलावा इनके क्लाइंट्स कौन हैं। जैसे मैं इन कुछ कंपनीज के क्लाइंट्स देख रहा था, तो फेसबुक, गूगल, इस तरह की कंपनीज इनकी प्रॉपर्टीज में रेंट पे रहती हैं। तो जितनी अच्छी कंपनियां होंगी, जितनी स्टेबल कंपनियां होंगी, उतना मैं ये मान के चल सकता हूं कि चलो ट्रस्ट को रेंट आता रहेगा और वो मुझे डिविडेंड्स देते रहेंगे। तो कौन इनकी प्रॉपर्टीज को रेंट पे लेता है, ये भी एक बहुत अच्छा तरीका हो सकता है चुनने का।